So we are formally moving forward with the capacitance. Be quiet. Now listen to me very carefully. For parallel plate capacitor, the formula is C is equal to Q over V, where Q is the charge stored on one plate of the capacitor, और जो V आता है इधर, this V is the potential difference between the two plates. ठीक है? Similarly, for a charged metal sphere, अगर metal sphere का जिक्र करें तो उसके अंदर हमारे पास ये जो Q आएगा ये होगा चार्ज ऑन द सरफेस, और ये जो V है ये बेसिकली पोटेंशियल ऑन द सरफेस. आपने किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पोटेंशियल वगैरह, ये वही वाली चीज लगेगी. यहां तक पहुंच गए? तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम लोग इसका फॉर्मली एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं. मैं इधर लिख भी रहा हूं. क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा इधर देखो. पोटेंशियल, बल्कि मैं इसको पहले लिख रहा हूं, पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फीयर potential on surface of a charged sphere should be equal to KQ over R. होता है, ऐसे ही होता है ना, KQ over R. माइनस साइन तो नहीं आएगा, अभी हमें नहीं पता कि साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस एक चार्ज स्फीयर है. यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो. बट वी ऑलरेडी नो दिस के भाई C इज इक्वल टू Q over V होता है ना. तो इसके अंदर मैं एक काम कर सकता हूं. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इधर देखो कि इसको, इस V को इस साइड पे डिवाइड कर दूं, इस R को इस साइड पे फेंक दूं, तो R ओवर K इज इक्वल टू Q ओवर V लिख सकते हैं. हाँ या ना? लिख सकते हैं. अब मुझे ये रियलाइज करो कि Q ओवर V किसके बराबर है? कैपेसिटेंस के बराबर है. तो इसका मतलब है कि C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय K हो गया. अब हमें एक और चीज भी पता है कि भाई K जो है वो खुद होता है 1 ओवर 4 पाई E नॉट के बराबर. यही होता है. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. इधर देखो, इसको मैं उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो दिस शुड बिकम C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट तक पहुंच गए. ये हो गया. अब हमारे पास नेक्स्ट फेज के अंदर ये पूरा का पूरा जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा मैथमेटिकली. सो इवेंचुअली द कैपेसिटेंस C शुड बी इक्वल टू 4 पाई E नॉट R. ये किस चीज की कैपेसिटेंस आ रही है? फॉर अ चार्ज मेटालिक स्फीयर. फॉर अ चार्ज मेटल स्फीयर. ये इसके लिए भी यूज हो सकता है, ये आपके पास फॉर अ पॉइंट चार्ज भी यूज हो सकता है. इज दिस क्लियर? कॉपी करना चाहो तो कर लो, मैं एक मिनट पॉज कर रहा हूं वीडियो को. इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो R है ना, ये रेडियस होगा हमारे पास. तो मैं इसको लिख रहा हूं रेडियस. इज दैट क्लियर? रेडियस ऑफ दैट स्फीयर. क्लियर है? हो गया. अच्छा भाई, कैपेसिटेंस भी हमने कर लिया. ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल प्लेट के भी हो गए, ये वाला भी हो गया. सही है, यहाँ तक पहुँच गए. अब इसके बाद हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर, बिकॉज वो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. सही है. अब ज़रा इधर देखो. सबसे पहली चीज़ है, आई नीड योर अटेंशन. मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है. ये मैंने पिछली दफ़ा भी कराया था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास बैटरी है, और मेरे पास यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट किया है. सही है, एक एमीटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया. बीच में बात नहीं करना प्लीज़. एक एमीटर के साथ मैंने उठाकर एक कैपेसिटर इधर भी कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ अ कैपेसिटर, बी केयरफुल. ओके, सो राइट साइड पे वी हैपन टू हैव अ कैपेसिटर एंड दिस इज़ द सिचुएशन. अब ज़रा सुनो. लेट दिस बी 10 वोल्ट्स. सही है, लेट दिस बी 10 वोल्ट्स. अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने डीसी सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया है. रियल वर्ल्ड के अंदर ये होगा, तो देखना, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो हमारे पास सबसे पहली चीज है कि आपके पास एमीटर मैक्सिमम करंट शो करेगा. ठीक है. अब जरा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहां पर शुरू में इनिशियली, मैं इसके साथ बराबर में लिख रहा हूं, इनिशियली मैं डिटेल भी सारी नोट डाउन कर रहा हूं. इनिशियली करंट is maximum
करंट इज मैक्सिमम। और अगर आपने यहां पर उठाकर एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है तो शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में ये आपको 0 वोल्ट रीड कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल स्टार्ट है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, जरा सुनो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास ये जो यहां पे करंट चल रहा था, ये करंट मेरे पास गिर रहा होगा और मेरे पास यहां पे जो वोल्टेज होगा, ये जो 0 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 1 वोल्ट हो जाएगा, फिर 2 वोल्ट हो जाएगा। इन फैक्ट द वोल्टेज ओवर हेयर विल स्टार्ट राइजिंग। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? और फिर फाइनली फिर मेरे पास क्या होगा कि यहां पे भी 10 वोल्ट हो जाएंगे और जैसे ही मेरे पास 10 वोल्ट यहां पे होंगे तो मेरे पास करंट ओवर हेयर विल बिकम 0, यानी एमीटर 0 रीड करेगा, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? मैंने ये कहा कि भाई 10 वोल्ट की आपने सप्लाई लगाई और उसके साथ मेरे पास एक एमीटर भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली कैपेसिटर पे वोल्ट्स बनते हैं, यानी हमारे पास अगर 10 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है तो पहले इधर 0 वोल्ट आ रहा होगा, इधर मेरे पास 0 वोल्ट्स आएंगे, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और फिर 10 हो जाएगा। अब जैसे ही अगर 10 हो गया तो मेरे पास इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं, सीरीज सर्किट है भाई, सीरीज सर्किट है मेरे प्यारे बच्चे। इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। सही है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया तो आप बार बार इसको सुन सकते हो। समझ गए? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूं। इसके बाद फिर हमारे पास डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। मैंने एक काम किया कि इस कैपेसिटर को वापस से मैं एक काम कर लेता हूं, एक सर्किट ही बना, बल्कि सर्किट भी क्या, मैंने इसी कैपेसिटर को वापस से निकाला है। इस कैपेसिटर को निकालकर मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। लेट सपोज जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर मैं एक रेसिस्टर भी लगा देता हूँ, लेट दिस बी आर, और इसके साथ एक एमीटर भी लगा देते हैं सीरीज में। और ये कैपेसिटर, मतलब मैंने क्या किया कि भाई इसको पूरा चार्ज करके इसमें से निकाला और इधर अटैच कर दिया। द सेम थिंग मैंने इसके साथ बना, जो डबल थ्रो स्विच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डबल थ्रो यूज नहीं किया। ठीक है, आई हैव जस्ट चार्ज इट और मैं अभी डिस्चार्ज पे आ रहा हूं। सही है? अब जाहिर सी बात है, जब हमने चार्ज किया था तो सुनना इसको, 10 वोल्ट्स पे थे इस पे। अब फिर क्या होगा कि डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब अगर ये शुरू में 10 वोल्ट्स है तो अगर फर्ज करो कि मैं एक और काम भी कर लेता हूं, रेसिस्टर को भी हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। मैंने शॉर्ट किया हुआ है, इसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। सही है? अपेरेंटली अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको, हम लोग मैट्रिक्स की दुनिया में स्लो डाउन किया हुआ है टाइम को। सही है? अब होगा क्या, शुरू में यहां पर मेरे पास मैक्सिमम करंट आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज थी। सही है? फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा तो ये 9 वोल्ट्स हो जाएगा, फिर 8 वोल्ट्स हो जाएगा, फिर ये गिरते 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 0 वोल्ट्स हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम करंट है, ये करंट भी मेरे पास गिरता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? सो करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, अब इसमें एक मसला है, देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ यू गो एंड परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड में भी जाके करोगे तो बेटे आपको पता भी नहीं चलेगा डिस्चार्ज हो चुका होगा। There is a way to slow down the discharge. To slow down the discharge, you should employ a resistor over here. एक resistor इसमें लगा दो, आपका डिस्चार्ज प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? करंट कम हो जाएगा। अच्छा, तो करंट कम हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, चार्ज ही कम निकलेंगे इसमें से। कम चार्ज होगा तो ज्यादा देर तक रहेगा। ये बात समझ में आ गई? एक और भी तरीका है कि अच्छा चलो ठीक है, रेसिस्टर अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक और चॉइस ये है कि कैपेसिटर ही बड़ा वाला यूज करो आप। मतलब जिसको आपने चार्ज किया था ना, उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा कर दो तो डिस्चार्ज टाइम फिर आपके पास स्लो डाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जरा सुन लो,
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं इसको फॉर्मल स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, टू रिड्यूस द डिस्चार्ज टाइम इंक्रीज कैपेसिटेंस, एक ऑप्शन ये है, या इंक्रीज रेसिस्टेंस। दोनों में से करोगे तो भाई आपके पास डिस्चार्ज टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सही है, समझ गए। और मैंने आपको एक और बात भी बोली थी कि कैपेसिटर्स कैन बी अ वेरी वेरी बिग हैजर्ड, स्पेशली अगर बड़ा वाला कैपेसिटर आपने उसको चार्ज किया हुआ है, सपोज करो 220 वोल्ट्स पे किया हुआ है, या पता नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जितना भी उसको चार्ज किया हो। द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ अ पोटेंशियल हैजर्ड। क्या आप उसको हाथ लगाओगे आपको शॉक लगेगा। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम एवर हैपनिंग, टू गारंटी कि भाई आपका कैपेसिटर जो है वो जीरो पर है, शॉर्ट कर दो उसको, जो टेक्निकली मैंने इधर किया था, इस वाले पार्ट में किया था, सॉरी इस वाले में भी नहीं, बल्कि इससे पहले जब मैंने इसमें रेसिस्टर नहीं लगाया था, पूरा इसको अगर आप शॉर्ट कर दोगे विदाउट एनी रेसिस्टेंस, वो पूरा का पूरा उसमें से चार्ज निकल चुका होगा। क्लियर है। इनफैक्ट रियलिस्टिकली इट इज नॉट द चार्ज, इट इज द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड। क्लियर है, यहां तक हो गया। फिलहाल इतना तो कॉपी करो, फिर इसके बाद इसके ग्राफ्स पे बात करते हैं। माय मिस्टेक, ये रिड्यूस नहीं, इंक्रीज द डिस्चार्ज टाइम यार। ओ माय गॉड, ओके, टाइम ज़्यादा लगेगा। सही है, तो मैं एक काम करूँगा ना, उसके अंदर वो वीडियो में रिकॉर्ड तो हो चुका है, जो गलत वाला स्टेटमेंट है उसकी जगह पर एक वो लिखा हुआ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हो गया, इज दैट क्लियर। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज टाइम, समझ गए, समझ गए, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियली ग्राफ्स पे चलते हैं। इधर देखो, पहले इस पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना पहले ग्राफ बना के देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब मैं ये ग्राफ बिल्कुल डेड एक्यूरेट नहीं बना रहा हूं, बट आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अब इसके अंदर मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे मार्क कर लेते हैं इधर। यहाँ पे मेरे पास है 10 वोल्ट्स, सही है, ये 10 वोल्ट्स है मेरे पास, समझ गए। अब इसके बाद होगा क्या, इधर मेरे पास टाइम चल रहा है सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 वोल्ट्स, बल्कि यहाँ पे वोल्टेज चल रही है वोल्ट्स में। अब इसके तरह सुन लो कि डिपेंडिंग ऑन द आर एंड सी, द रेसिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, हमारे पास जब ये डिस्चार्ज होता है तो वो एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ गिरता है, और फिर वो ऐसे ऐसे होता जाता है। इज दैट क्लियर। सो दिस इज द डिस्चार्ज कर्व। पहले लिख लो इसको। सही है, एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज कर्व। क्लियर है, सही है। अभी भी इसमें मैं जो अभी डिटेल डालेंगे, ये कर्व ऐसा बन जाएगा आपके पास, आप टाइम बाय टाइम नोट करते जाओगे, ये आपके पास कर्व आएगा हमेशा। सही है। अब इसकी डिटेल्स नोट डाउन करो। अब इसकी डिटेल ये है, V remaining is equal to V initial E raised to power minus T over RC। ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन चल रही होती है। कॉपी दिस। इसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट E रेस टू पावर माइनस T ओवर RC। अब मैं बताता हूं कि क्या चीजें क्या है इधर। E की पावर लिखी है माइनस
टी टाइम ओवर आरसी। इसके बाद इसकी डिटेल लिख दो। अच्छा अब जरा इधर देखो, कॉपी दिस। मैं समझाता भी हूं। दिस वॉज द फॉर्मूला। अब ये बोल क्या रहा है आपको? ये फॉर्मूला आपको कह रहा है कि वी रिमेनिंग जो हमारे पास है, जो बचेगा एट अ सर्टेन टाइम, जो कि टाइम आपके पास इस एक्सिस पे नजर आ रहा है, यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या है, वी इनिशियल वो है जो शुरू का जो चार्ज होगा। सिमिलरली ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, आपके कैलकुलेटर में होगा, ये लिखा हुआ है माइनस टी ओवर आर सी। अब ये जो आर सी है ये खुद एक टाइम कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? ये हर आपके कैपेसिटेंस और रेसिस्टर पे बेस्ड करता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आरसी की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा सुनो, कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर आरसी की जो वैल्यू आएगी वो अगर टी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो इसका कहने का मतलब है कि आपके पास जो वी रिमेनिंग आएगा वो 1 ओवर ई ऑफ द वी इनिशियल होगा। यानी मैं उसको कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 36.8% ऑफ द वी इनिशियल, ये भी लिख सकते हो आप। यार अगर आपको सीधी सी बात है ऐसे पता नहीं चलेगा ना, एक काम करो, कैलकुलेटर में 1 ओवर ई आप करके देखो कितना आ रहा होगा, पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, निकालो। कैलकुलेटर में डाल के देख लो कितना आ रहा है। अच्छा है पता तो चले ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां पर है। आपके पास जरा सुनो 0.3678 आ रहा होगा। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36.8% ऑलमोस्ट। इज दैट क्लियर? यानी इसका मतलब है कि एट एवरी टाइम कांस्टेंट हमारे पास जो वैल्यू ऑफ v होगी वो इस हिसाब से गिरेगी। इज दैट क्लियर? समझ गए? मतलब इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। इधर देख लो, सपोज करो अभी तो ये बिल्कुल रफ ही है कि भाई ये t था, अगर ये t मेरे पास rc के बराबर है, सही है, इफ दिस इज इक्वल टू rc, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूं इसको rc ही लिख लेता हूं। अगर rc ये है, सही है, इफ द टाइम इज इक्वल टू आरसी, तो मेरे पास जो ये वैल्यू इधर गिरेगी, वैसे तो इधर 50% नजर आ रही है लेकिन ये होगी टेक्निकली 36.8% ऑफ दिस 10 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ गए? ये सिंपल सी लॉजिक थी इसके अंदर डिस्चार्ज की। अब एक चीज और है कि आपके पास, जरा सुन लो, ये मैं इसमें मल्टीपल ग्राफ्स भी बना देता हूं इसके। लिसन टू मी वेरी केयरफुली भाई।
एक में जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमारे पास चार्ज का भी ग्राफ बना लेते हैं, तो भाई ये हो जाएगा Q और T का ग्राफ होगा, तो Q और T का ग्राफ भी आपके पास एक्सपोनेंशियल ही फॉल करेगा इसी तरीके से, सही है, इसी तरीके से फॉल करेगा। इसकी इक्वेशन भी आपके पास बन सकती है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस T ओवर RC, ये भी होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और होगा V अगेंस्ट T का भी ग्राफ बना लो इधर, V अगेंस्ट T का भी ग्राफ बना लो, वो तो अभी हमने पहले भी बनाया था। तो ये वाला ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से जा रहा होगा। एक्चुअली इट्स जस्ट गोइंग टू गो लाइक दिस, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस T ओवर RC, सही है। इसके लिए ये लगेगा, और हमारे पास जो करंट होगा उसका भी ग्राफ बन सकता है। बी केयरफुल, डिस्चार्ज हो रहा होगा तो करंट भी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और गिरेगा, तो करंट का ग्राफ भी ऐसे ही जा रहा होगा। सही है। ये आपके पास 3 ग्राफ्स हैं जो मैंने बना दिए हैं, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब मेरा सवाल जरा सुनो, मेरा एक सवाल सुनो। अगर फर्ज करो मेरे पास, सुनना वेरी केयरफुली, मैंने अगर RC की वैल्यू को बढ़ा दिया, What change would you see over here? मतलब कहने का मतलब है कि मैंने रेसिस्टेंस बढ़ा दी और कैपेसिटेंस भी बढ़ा दी, फिर क्या होगा ग्राफ में, क्या चेंजेस आएंगे मेरे पास? फिर स्लोली डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज का ग्राफ फिर कुछ ऐसे जा रहा होगा हमारे पास। इज दैट क्लियर जी बेटे? अगर फर्स्ट करो, मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास एक ग्राफ दे दिया, चार्ज और टाइम का ग्राफ दे दिया एक सर्टेन वैल्यू के लिए, जिसमें रेसिस्टेंस और C की वैल्यू पता थी, R और C की वैल्यू पता थी, समझ गए? अब जरा सुनो कि मैंने एक काम किया कि मैंने रेसिस्टेंस बढ़ा दी और कैपेसिटेंस भी बढ़ा दी, या मैंने एक चीज बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि डिस्चार्ज जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? वापस से मैं वही बोला था, कम बोला था, पता नहीं क्यों दिमाग में कम आता है। डिस्चार्ज टाइम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है इट विल टेक मोर टाइम टू डिस्चार्ज। अगर मोर टाइम टू डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि फिर आपका कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? यानी मैं इसको लिख देता हूं, मोर डिस्चार्ज टाइम सही है, सही है, कॉपी दिस। मैं ये बात भी क्लियर कर रहा हूं, बीच में क्वाइट, हमारे पास एक ही जनरल इक्वेशन चल रही है, वो है x इज इक्वल टू x नॉट ई रेज टू पावर माइनस T ओवर RC। इनफैक्ट दिस इक्वेशन, इसी फॉर्मेट की इक्वेशन आपके पास रेडियो एक्टिविटी में भी आएगी, सही है, और आपके पास एक्सरेज में भी आएगी। ये एक जनरल एक फॉर्मेट है जो कि फॉलो हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये तो हो गया। अब वो हमारे पास डिटेल हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट डिटेल, सही है? इज दैट क्लियर? चले आगे क्वेश्चंस पे चले, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन। अच्छा एक बात जरा सुन लेना, डिस्चार्ज वाले जो ये जो ग्राफ्स और ये इक्वेशन है, ये आपके पास 2022 ऑनवर्ड्स आया सिलेबस के अंदर, वरना नहीं था पहले। तो आपके पिछले पास पेपर में आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के सवाल। आ जाते हैं, लेटेस्ट सवाल करते हैं अभी। Okay, I need your attention. Let's do this question. इधर आ जाओ। ये कह रहा है the variation with potential difference V of the charge Q
on one of the plates of the capacitor is shown in figure 5.1. Be careful, ये एक प्लेट का चार्ज दे रहा है आपको, तो which is right, which is the correct way. मुझे कह रहा है the capacitor is connected to an 8 volt power supply and two resistors R and S as shown in figure 5.2. ये सर्किट डायग्राम एक दफा बना लो प्लीज जल्दी से, क्विकली. इसने मुझे कहा है the resistance of R is 25 kilo ohms and the resistance of S is 220 kilo ohms. Okay, this information is given. The switch can be either in position X or position Y, which is a double throw switch. यहां तक भी हो गया. फिर मेरे पास कहता है the switch is in position X so that the capacitor is fully charged. Okay, calculate the energy E stored in the capacitor. Okay, सबसे पहले फुली चार्ज हमने किया इस कैपेसिटर को. अगर फुली चार्ज किया होगा तो इसका मतलब है द ओनली वे इट विल बी फुली चार्ज इज दैट केस पे 8 वोल्ट्स आ जाए. सही है, 8 वोल्ट्स आ गए. एनर्जी के हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं? 8 वोल्ट्स आ गए तो भाई एनर्जी का हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे, उसकी भी रिवीजन कर लेते हैं. एक था 1/2 QV था, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ आता है QV का. इनफैक्ट ग्राफ भी गिवन है हमारे पास. सही है, एक ये फॉर्मूला है. एक हमारे पास है E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर है, और एक आपके पास है E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर ओवर C. इज दैट क्लियर? ये आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है. बट we'll simply go with this option क्योंकि ग्राफ में हमारे पास सारे पैरामीटर्स गिवन है. कैसे गिवन है मैं दिखाता हूं आपको. भाई फुली चार्ज होगा तो 8 वोल्ट्स तो आने चाहिए इस पर, तो 8 वोल्ट्स पे चले जाते हैं इधर. 8 वोल्ट्स की लाइन किधर आ रही है? ये लाइन आ रही है, और मेरे पास ये लाइन आ रही है. कितनी आ रही है यार? 8 वोल्ट्स पे कितना आ रहा है? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴. ओके, so energy stored would be equal to 1 divided by 2 into charge कितना था? 1.2 into 10⁻⁻⁴ multiplied by 8 volts. निकाल लो एनर्जी स्टोर्ड. 4.8 into 10⁻⁻⁴. एक और भी वैल्यू कोई निकाल ले. कितनी? 4.8 into 10⁻⁻⁴. -4 जूल्स. सही है, तो ये आ गई. इज दैट क्लियर? समझ गए? अच्छा, अगर मेरा इधर एक सवाल होता कि बैटरी ने कितनी सप्लाई की थी एनर्जी, इसका डबल कर दो. समझ गए? इसका डबल कर दो. मैंने ये भी चीज़ आपको कराई थी, ठीक है. मैंने कहा कि भाई ये किसने एनर्जी है? ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है. मैंने आपको कहा था, पिछली क्लास में ही आपको बताया था या वीडियो में भी था कि बैटरी तो कंटिन्यूसली दे रहा होगा, तो उसके अंदर हम आप 50% ज़्यादा होगा उसका. सही है, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, फिर ये कह रहा है द स्विच इज नाउ मूव टू पोजीशन Y. ओके, show that the time constant of the discharge circuit is 3.3 seconds. Okay, सबसे पहले इसने क्या किया? इसने इस स्विच को उठाकर इस तरफ कर दिया, इस तरफ किया. हमारे पास जो है अब हमें इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है. तो भाई टाइम कांस्टेंट होता है T इज इक्वल टू RC होता है. हमारे पास जो रेजिस्टेंस अब जो सर्किट की आ रही है, जो उसको नजर आ रही होगी, वो कितनी आ रही है? 220 किलो ओम्स. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 220 किलो ओम्स मल्टीप्लाइड बाय जो कैपेसिटेंस है वो निकालनी पड़ेगी हमें. कैपेसिटेंस निकालने के लिए भाई हमारे पास चार्ज भी है, वोल्टेज भी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है. चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो हमारे पास 1.2 इधर मैं लिख रहा हूं, ये आ रहा होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय कितने वोल्ट्स थे? 8 वोल्ट्स थे. डायरेक्ट मैंने ये कैपेसिटेंस इसमें निकाली है, तो इसको किलो को आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. किलो को कन्वर्ट कर लेना. कितना आ रहा है?
ये आ रहा है आपके पास 3.3 हो गया। ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इधर भी आ जाते हैं, लेट्स जस्ट पेस्ट दिस ओवर हियर। हो गया, सही है। यहाँ तो सो फार सो गुड, आरसी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आरसी की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर 3.3 सेकेंड्स गुजर जाएंगे ना, तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा 8 था शुरू में, 8 वोल्ट्स थे इस पे, ये हमारे पास कितने गिर जाएंगे? 36.8% जो होगा, ये वैल्यू बचेगी इसकी। इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? अच्छा खैर, मुझे ये बोलता है द फुली चार्ज कैपेसिटर इन ए स्टोर्स एनर्जी ई। ओके, determine the time taken for the charge stored energy to decrease from E to E over 9. अब be careful, सबसे पहली चीज है कि जो हमारे पास एनर्जी के जो ग्राफ वगैरह होता है, बल्कि ग्राफ को छोड़ो, एनर्जी डजंट फॉल एक्सपोनेंशियली, उसका फैक्टर ही डिफरेंट चल रहा होता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वोल्टेज होता तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, मतलब हमारे पास है कि भाई वोल्टेज ओवर 9 करके आप जान छुड़ा सकते थे, लेकिन इधर नहीं कर सकते आप। इसको आपको अप्रोच करने के लिए यू विल नीड टू कनेक्ट इट विद द फॉर्मूला। भाई हमारे पास है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV, एक ये फॉर्मूला था, लेकिन मसला ये है, ये वाला मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। इधर देखो, रिलेशनशिप मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर V डिक्रीज हो रहा है तो साथ में Q भी वैरी कर रहा है। सही है? सो दिस कैन नॉट बी यूज। मैंने आप लोगों को AS लेवल से बताया कि जिसमें अगर दो वेरिएबल्स में एक साथ चेंजेस आएंगे, वो कभी भी यूज नहीं करते हम लोग इक्वेशन। सही है? टू फॉर्म अ रिलेशनशिप। एक और हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल है, E इज इक्वल टू 1/2 CV²। भाई इसके अंदर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वाई? क्योंकि कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट है। सही है? कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इधर हमारे पास रिलेशनशिप बनेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। वो भी कर सकते हो आप। सही है? लेकिन हमें तो भाई V के साथ मैं रिलेशनशिप बना रहा हूं, मेरे पास चार्ज भी है, मैं चार्ज के साथ भी कर सकता हूं। सही है? यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? ये पहुंच गए हम लोग। अब जरा इधर देखो, ये मैंने एक रिलेशनशिप बना दिया, किसका? एनर्जी और वोल्टेज का रिलेशनशिप बन गया। इधर बन गया। अब जरा सुनो, मेरे पास इनिशियल, बेटे क्या हो गया? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू यार? मैं इसमें इस तरह लिख सकता हूं, फर्स्ट केस में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शुरू में एनर्जी कितनी थी, शुरू में वोल्टेज कितनी थी? 8 वोल्ट्स, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। सही है? इज दैट क्लियर? फिर दूसरे केस में मेरे पास आ रहा है एनर्जी जो है E/9 किया, तो मेरे पास लेट दिस बी x का स्क्वायर। कर सकते हैं? निकाल लो पहले वोल्टेज का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ रही है, और डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिर्फ करना है इधर। मैं डायरेक्ट डिवाइड करूं, E/9, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। x की वैल्यू मैंने आपसे पूछी थी, सिंपल एज दैट। कितना? 2.67 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये आ रहा है हमारे पास। एक मिनट, अब जरा सुनो, इतना मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता होगा कि इसमें रूट ऑपरेशन लगेगा एंड में। सही है? यहां तक पहुंच गए? इसका मतलब है कि हमारे पास जब ये एनर्जी E/9 हुई थी, तो वोल्टेज मेरे पास कितनी बची थी? वो तकरीबन 2.67 वोल्ट्स बची थी। अब तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द स्टोर्ड एनर्जी टू डिक्रीज फ्रॉम E टू दिस। अब हम लोग एक मिनट, अब जरा सुनो, अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाला चलेगा। इधर देखो,
8 वोल्ट आपके पास स्टार्टिंग वोल्ट्स थे कि नहीं थे? ई रेस टू पावर माइनस टाइम आपका टारगेट है। आरसी की वैल्यू तो आपने खुद निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी 3.3 सेकेंड्स थे, 3.3 इधर आ गया। और मेरे पास जो अभी टारगेट वोल्टेज आया वो कितना है? 2.67। तो 2.67 आप इसमें लगा सकते हो, निकालो अब टी की वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली यस। अब इधर करने के लिए जरा सुन लो, इधर आपको ln ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिकली ln आपको लगाना पड़ेगा, और वो ताकि आप जान छुड़ा सको तो आप इसके अंदर मैथ्स में लगाओगे ln 2.67 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ये इस तरीके से आप पहले लिखोगे इसको, ln e रेस टू पावर माइनस टी ओवर 3.3, मैथमेटिकली हो जाएगा ln 2.67 ओवर 8, ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी तो माइनस टी ओवर 3.3, और ln e सिर्फ बचेगा, तो ये ln e खुद 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी 2.67 ओवर 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.3, और t की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी आ रही है? कितनी आ रही है टाइम? नहीं, नेगेटिव नहीं, माइनस माइनस खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन था इधर। सही है? तो कितना आ रहा है? 3.6 सेकेंड्स। सही है? और कोई तरीका नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लॉग्स आपको सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। यू कैन सी दैट कैपेसिटर का जो सवाल आया था, ये कौन से साल का पेपर है? ये मेरे ख्याल से है 2022 का है पेपर। 10 मार्क का सिर्फ कैपेसिटर का सवाल था। इधर देख लो, a second identical capacitor is connected in parallel with the first capacitor। मेरा आप लोगों से सवाल है कि भाई कैपेसिटर अगर सीरीज में लगती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, टोटल कैपेसिटेंस गिरती है या बढ़ती है? गिरती है। पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो बढ़ती है। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्ज सर्किट। भाई सीधी सी बात है, हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, हमारे पास होगा कैपेसिटेंस ओवरऑल will increase, ठीक है। therefore टाइम कांस्टेंट will increase। सीधी सी बात है, अगर टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो होगा इफ एनी टू द टाइम कांस्टेंट, बस ठीक है, हो गया ना, टाइम कांस्टेंट विल इंक्रीज, बस इतना ही बोला था इसने। सही है, सवाल ही इतना पूछा था इसने, यानी ये देर तक चलेगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? यानी डिस्चार्ज टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। The capacitor of capacitance 470 microfarad। Be careful, microfarad में given है। Normally आपके पास जो capacitance होती है, farad itself is a very large unit, so microfarads में होती है। Is connected to a battery of electromotive force 24 volts। We can see that over here। ये नजर आ रहा है हमें? यहाँ पर हमारे पास 24 volts की सप्लाई गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इधर भी इसने एक डबल थ्रो स्विच दिया हुआ है। A two-way switch is initially at position X, okay. P and Q are identical long straight wires, each with a resistance of 5.6 kilo ohms, okay. ये हमारे पास एक वायर ये रही और एक वायर मेरे पास ये रही। Mind you, these are not the capacitors, दो वायर्स हैं। अच्छा, फिर ये मुझे कह रहा है wire Q is connected to a voltmeter, okay. At time t is equal to 0, the switch is moved to position Y।
इसने क्या किया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसने स्विच को इस तरफ किया, y की तरफ किया है। जरा देखते हैं कि इसने क्या बोला है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्विच s इज मूव टू सो दैट द कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू वायर p। जब इसने इधर कनेक्ट किया होगा तो मेरे पास ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा अक्रॉस दिस वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 इंटू 10⁻³ ohms। इज दैट क्लियर? यहां तक भी हो गया। फिर ये मैं कहता है your target is to calculate the charge Q naught on the capacitor at a time t is equal to 0। इनिशियल चार्ज पूछा इसने हमें, बहुत आसान सवाल है। अब हमारे पास अगर आसान सवाल है तो इसके अंदर शुरुआत तो बहुत आसान होती है, तो भाई शुरू का ही देख लेते हैं कितना इसमें चार्ज स्टोर्ड हुआ था। तो हमारे पास जो इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं भाई। Q इज इक्वल टू CV होता है, Q नॉट इज इक्वल टू CV, कर सकते हैं, सही है। तो Q नॉट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितनी है 470 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट्स। निकाल लो कितना आ रहा है। Q नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी, सिर्फ 0.01 कूलम्स, सही है। यार ये करके देख लो, पुल दिस कैलकुलेशन ऑफ। सही है, यहां तक तो आ रहा है। कूलम्स में ही बोला था तो 0.011 कर लेते हैं इसको कूलम्स, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, ये भी हो गया। फिर ये मुझे बोलता है कैलकुलेट द करंट I नॉट इन वायर P एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जरा सुनो, इसने क्या किया था, पूरा कैपेसिटर चार्ज किया था। अगर पूरा कैपेसिटर चार्ज किया था तो हमारे पास यहां पे शुरू में कितने वोल्ट्स होंगे, 24 वोल्ट्स होंगे। अग्रीड, यही होगा। इसने इधर कनेक्शन किया, 24 वोल्ट्स थे। सिंपल I इज इक्वल टू V ओवर R लगा सकते हैं, जो AS लेवल से सीखा था, तो करंट निकाल सकते हैं सर। तो हमारे पास आ जाएगा I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर R, विच इज सिंपल, जो AS लेवल में आप करके आए थे। तो V नॉट हमारे पास कितना है, 24 वोल्ट्स तक इसको चार्ज किया होगा, अज्यूमिंग के फुल चार्ज किया है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 5.6 किलो ओम्स। तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ ओम्स। निकाल लो कितना आ रहा है ये एम्पियर, 4.3 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, यानी 4.3 मिली एम्पियर्स। ठीक है, ये शुरू का करंट था। अब जरा सुनो कि जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें वोल्ट्स भी गिरेंगे और करंट भी गिरेगा हमारे पास। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट टॉ। वैसे टेक्निकली टाइम कांस्टेंट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, RC इस तरीके से लिखा होता है, बट मैं T बोलता हूं इसको, टॉ बोलते हैं इसके, कांस्टेंट टॉ ऑफ द डिस्चार्ज सर्किट। भाई टाइम कांस्टेंट हमारे पास कैसे निकलेगा, टाउ इज इक्वल टू RC विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी इसकी 5.6 इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, कैपेसिटेंस हमारे पास पहले हमें निकालनी पड़ेगी, जो शुरू में निकाली थी, निकाली नहीं है बल्कि इनफैक्ट। तो इसके जगह पे मैं लिख रहा हूं कि भाई C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हमारे पास है Q नॉट कितना है, बल्कि हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है, सॉरी गिवन है 470 इंटू 10⁻⁻6 गिवन थी कैपेसिटेंस 2.6 सेकेंड्स। समझ गए? यानी 2.6 सेकेंड्स में जो हमारे पास जो डिस्चार्ज करंट होगा, जो करंट था वो मैक्सिमम से अभी आके गिरा होगा 36.8% तक। इज दैट क्लियर? समझ गए बेटे? मैंने आपको बताया था ना
कि जब हमारे पास टाइम पीरियड एग्जैक्टली इक्वल टू RC होता है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे पास 2.6 सेकेंड्स गुजरेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो V की, Q की और जो करंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास गिर जाएगी। मतलब हमारे पास 1/E के बाद, मतलब 1/E टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू गिर जाएगी हमारे पास, ये जो रिमेनिंग बचेगी, सॉरी जी, सही है, समझ गए? ये तो हमारे पास आ गया। फिर ये कहता है ऑन फिगर 5.2 स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद T ऑफ द करंट I इन वायर P एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेस। कैसा होगा? यूं ही जाएगा कर्व, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व जाएगा, वो यूं जाएगा, एक्चुअली इसको कभी टच भी नहीं करेगा। सही है, शुरू में जल्दी गिरेगा, बाद में स्टेबलाइज होते 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 फिर कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद एक और ऐसा सवाल आया है जो कि अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसको अनऑफिशियली मैं इधर भी ओके गाइस, ये एक सवाल आ गया, ये मेरे ख्याल से 2019 का होगा। इसमें हमारे पास टाइम कांस्टेंट वगैरह नहीं होता था, लेकिन कर लेते हैं, रेलेवेंट है। स्टेट 2 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। मैंने ये इस थ्योरी में आपको स्ट्रेट अवे लिखवाया था। एक आप इसका यूज कर सकते हो कि भाई हमारे पास है ट्यूनिंग सर्किट्स, ट्यूनिंग और टाइमिंग सर्किट्स। एनर्जी स्टोरेज, ये भी लिख सकते हो आप, एनर्जी स्टोरेज। और मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी, बड़ी डिटेल में आपको बताई थी कि डीसी करंट में ये किस तरह से बिहेव करता है। डीसी करंट के लिए एज एन ओपन स्विच, यानी आप इधर लिख सकते हो ब्लॉकिंग डीसी। ट्यूनिंग और टाइमिंग सर्किट्स इसमें यूज होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज भी होता है, ब्लॉकिंग डीसी करंट व्हेन फुली चार्ज। सही है। मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो ओपन स्विच। याद करो, ये कराया था मैंने। उसके अलावा इसने 2 डिफरेंट बोले हैं, मैं बहुत सारे लिख रहा हूं इधर। हमारे पास है स्मूथिंग अ रेक्टिफायर आउटपुट, और कोई यूज, और क्या यूज हो सकता है, और बस दैट इज इट। आई थिंक सो, मोर देन इनफ हो गए। ठीक है, कॉपी कर लो सारे। सही है। मुझे ये कह रहा है 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 are connected in series with a battery of electromotive force E and a switch as shown in figure 6.1. Okay, ये हमारे पास एक सिंपल डायग्राम है। When the switch is closed, there is a charge plus Q on plate P of the capacitor of capacitance C1. अब जरा सुनो, इसमें भी थोड़ी सी मैं एक वजाहत देना चाहता हूं, जरा सुन लो। हमें पता है कि सीरीज सर्किट में थ्रू आउट दिस सर्किट करंट सेम होता है। सीरीज में तो सेम ही होता है करंट। अगर सेम करंट होगा तो ये बात आपको अभी से अपने दिमाग में रखनी है, जो चार्ज मेरे पास यहां पर होगा वही चार्ज यहां पर भी होगा, वही चार्ज यहां पर भी होगा। इज दैट क्लियर? और इस साइड पे ऑपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज इस साइड पे होगा तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला इस साइड पे होगा, तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला इस साइड पर होगा। ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है थ्रू आउट द सीरीज नेटवर्क हमारे पास एक प्लेट पर जो चार्ज होगा वो इस पे भी होगा, वो इस पे भी होगा। समझ गए? रिगार्डलेस ऑफ द कैपेसिटेंसेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सीरीज में ये बात लिख लो, ये बात मैं अभी बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द कैपेसिटेंसेस, यानी अगर C1 की वैल्यू डिफरेंट हो, C2 की वैल्यू डिफरेंट हो, C3 की वैल्यू डिफरेंट हो, चार्ज सब पर सेम ही स्टोर होगा सीरीज के अंदर। लिखना चाहो तो लिख लो।
ईयर नहीं पता बेटा, 2019 होगा मोस्ट लाइकली। फिर हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर हमें पता है कि ये जो E होगा वो V1 के बराबर होगा, V2 के बराबर होगा, V3 के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? ये तो फैक्ट है कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, ऐसा ही होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखो कि E मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, सही है। तो टोटल जो E आएगा वो हमें पता है कि भाई देखो फॉर्मूला क्या था, अगर ये है तो C इज इक्वल टू Q ओवर V था, तो इसका मतलब है कि E की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज वुड स्टिल बी Q डिवाइडेड बाय CT लिख सकते हैं इसको, C टोटल, सही है। दिस शुड बी इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3, क्योंकि चार्ज हर जगह ही सेम है, क्योंकि करंट सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड। सो इसका मतलब है कि 1 ओवर C शुड बी इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, ठीक है। A student has available 4 capacitors, each of capacitance 20 microfarad। 4 capacitors अवेलेबल है 20 माइक्रोफैरड के, ओके। Draw circuit diagrams, one in each case, to show how the student may connect some or all of the capacitors to produce a combined capacitance of 60 microfarad। बेटे सीरीज में लगाओगे तो हमारे पास गिर जाएगी, पैरेलल में लगा दो तो हमारे पास इस तरीके से लगा सकते हो, इधर एक मेरे पास यूं लग गया, एक मेरे पास यूं लग गया, क्या हो गया, एक मेरे पास यूं लग गया और एक मेरे पास, बल्कि बस हमारे पास 3 भी यूज कर सकते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होती है, तो हमारे पास जो कंबाइंड CT की वैल्यू आएगी वो आएगी 60 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? 3 को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये सजेशन आई है, तो लेट्स ट्राई द सजेशन। और एक को सीरीज में लगा देते हैं, 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड। तो इसकी कॉम्बिनेशन किसके बराबर आएगी, ये आ जाएगी 60 माइक्रोफैरड, और फिर मेरे पास सीरीज के अंदर आ रहा है 20 माइक्रोफैरड। तो सीरीज के अंदर हम लोग जो है, सीरीज में हमें पता है कि पैरेलल वाला हिसाब लगाते हैं जो रेजिस्टेंस का लगाते थे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर 60 प्लस 1 ओवर 20 रेज टू पावर -1 लगाओ, ये आ रहा है 15 माइक्रोफैरड। या आप इसमें प्रोडक्ट ओवर सम भी लगा सकते थे, सही है ना, सही है, हो गया। अब आप एक काम करो, इसका डायग्राम बना लो। सी पार्ट है, बिकॉज पिछला वाला तो बहुत ही ऑब्वियस था, ये वाला कर लो पहले, सी पार्ट, इसका डायग्राम बनाओ। मैं वैरायटी देना चाह रहा हूं तो ये करो, पहले डायग्राम बना लो। ईयर नहीं पता, मुझे ये बोलता है कि भाई 2 capacitors of capacitances 3 and 2 microfarad are connected in series with a battery of 8 volts, okay। मुझे बोलता है कैलकुलेट द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। कंबाइंड निकालोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ओवर सम करें तो ये हो जाएगा कंबाइंड कैपेसिटेंस CT शुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5, 1.2 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? सही है। या आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे ग्लोबल वाला, ब्रैकेट्स में 1/3 प्लस 1/2 रेज टू पावर -1, सही है। ये भी हमारे पास हो गया।
तो ये हमारे पास जो कंबाइंड कैपेसिटेंस आ रही है वो आ रही है 1.2 माइक्रोफैरेड। अग्रीड? सही है, 1.2 माइक्रोफैरेड, इसने खुद ही बोला माइक्रोफैरेड में जवाब दो, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, फिर ये कह रहा है, अब जरा सुनो, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। यूज योर आंसर इन वन, ये जो हमने अभी आंसर निकाला है, टू डिटर्मिन फॉर द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट पर कितना चार्ज आ रहा है। अब जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमें पता है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज है, तो इसका मतलब है जो चार्ज मेरे पास यहां पर आएगा वही चार्ज यहां पर भी आएगा। अग्रीड? इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ग्लोबल फैक्ट। तो हमें 3 को नहीं देखना है, हमें 2 को नहीं देखना है, हमें सिर्फ कंबाइंड कैपेसिटेंस को देखना पड़ेगा टू डिटरमिन द चार्ज। इज दैट क्लियर? दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप यहां पे देखोगे कि यार इसने लिखा हुआ 3 माइक्रोफैरेड, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है जो चार्ज यहां पर होगा ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज यहां पर होगा। इज दैट क्लियर? रिगार्डलेस ऑफ द कैपेसिटेंसेस। समझ गए? क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज उधर भी होगा। अग्रीड? ये बात क्लियर है? समझ गए? तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर निकाले तो Q इज इक्वल टू सी वी लगा सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, C की वैल्यू ये नहीं हो सकती, इसमें आपको कंबाइंड कैपेसिटेंस लगानी पड़ेगी। तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं सी टी मल्टीप्लाइड बाय वी। तो सी टी मेरे पास कितनी आ रही है? सी टी आ रही है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, बल्कि एक काम करता हूं, इसमें माइक्रो में ही बोला हुआ है तो इसको मैं रहने दे देता हूं 10 रेज टू पावर माइनस, बल्कि उसको मैं एक काम करूं माइक्रो में ही छोड़ देता हूं उसको। माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना था इसमें? 8 वोल्ट से, तो इसका मतलब है 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट माइक्रोकूलम में आ जाएगा। कितना? 9.6 माइक्रोकूलम। बी वेरी केयरफुल, वंस अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ये यूज भी नहीं की वैल्यू। द रीजन इज दैट कि भाई हमें पता है कि सीरीज नेटवर्क है, तो जो लेफ्ट साइड की प्लेट पर चार्ज होगा वही राइट साइड पे भी होगा, रिगार्डलेस ऑफ द कैपेसिटेंसेस। इज दैट क्लियर? दिस इज अ टेक्निकल पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये मैं बार बार इस तरीके के सवाल कराऊंगा, आपको ये बात मेमोराइज हो जाएगी। मतलब इक्वल का मतलब ये है कि भाई एक बात सुन लो, सीरीज के अंदर, सीरीज में भले 10 कैपेसिटर लगे हुए हों, जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर भी होगा, जो चार्ज इधर होगा वही ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इस साइड पर होगा, रिगार्डलेस कि इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ये आपको याद रखना है, ये मैंने बार बार रिकॉर्ड भी कर लिया इस पॉइंट को। समझ गए? व्हाई इज दिस? क्योंकि करंट हर जगह सेम रहेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सीरीज पे अप्लाई होता है। ठीक है? सही है? फिर उसके बाद मुझे बोलता है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। भाई हमारे पास चार्ज की वैल्यू, भाई एक मिनट, चार्ज की वैल्यू भी है और कैपेसिटेंस। अब किसकी वैल्यू यूज करेंगे? अब इसकी यूज करेंगे। सही है? सो मेरे पास जो है कैपेसिटेंस कितनी गिवन है उस खास कैपेसिटर की, वो हमारे पास है 3 माइक्रोफैरेड। एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंसेस। तो हम लोग इधर लगा सकते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर लगा लें इधर डायरेक्ट, बल्कि सी वी की जगह पर सी वी भी नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, क्या लगा है इसमें? क्यू स्क्वायर ओवर सी, ये लग जाएगा इधर, सिंपल एज दैट। ये वाला सबसे सिंपलेस्ट है, तो इधर हो जाएगा 1/2। चार्ज कितना है मेरे पास? चार्ज तो सेम ही रहा है, 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 निकाल लो। Sir, 1.53 into 10 to the power -5. 1.5 1.5 into 10 to the power -5.
-5 जूल्स। सही है बेटे, आपने भी निकाल ली? सही है, यही आ रही है, हो गया। क्या? I think that is it for today.